हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 6 जनवरी की करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज हमें देखना है हमारे देश में पहली बार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चल रही है, इसका रूट क्या होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आज हमें बात करनी है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के ऊपर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है, इंटरनेशनल इशू है कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनको उठा लिया गया है बाय द यूएस। अब उसके पीछे की कहानी क्या है वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कल मतलब 5 जनवरी को हमारा जो सेशन था करंट अफेयर्स का वो इवनिंग में हुआ था। तो बहुत से बच्चों ने देखा है और कुछ बच्चों ने नहीं भी देखा है। तो सबसे पहले 5 जनवरी को हमने क्या क्या सीखा है एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फिर हम 6 जनवरी के नए एकदम करंट अफेयर्स को देखेंगे। बहुत सारे एमसीक्यू भी वीडियो के एंड में है, तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? सो स्टार्ट कर लें आज का सेशन। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो करंट अफेयर्स के सेशन है डेली होते हैं और आपके सभी एग्जाम, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, सीयूईटी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, आपका डीआरडीओ एग्जाम है या बार का एग्जाम है, आईटीआई एग्जाम है, मतलब हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहां भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है 5 जनवरी को। तो 5 जनवरी को हमने देखा था कि पीएम मातृ वंदना योजना के 9 साल 9 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको सिखाया है ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये 1 जनवरी 2017 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, और ये मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम आपको देखने को मिलेगी जो कि वीमेंस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक। फिर हमने देखा था कि स्मॉल सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं या स्मॉल सेविंग जो इंटरेस्ट रेट है उनको अनचेंज रखा गया है Q4 के लिए। जैसे कि पीपीएफ के लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% रहेगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 8.2% आपको रहेगा। सीनियर सेविंग सर्टिफिकेट जो स्कीम होती है उसके लिए 8.2% है। तो मैंने कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड की थी, आई होप आपने देख ली होगी। नेक्स्ट बात आती है आशिका ग्रुप जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ग्रुप था। इसको सेबी ने अप्रूवल दे दिया है कि आप एज अ म्यूचुअल फंड काम कर सकते हो, तो आशिका ग्रुप जो है वो म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगा। हरदीप सिंह आलूवालिया इन्हें इंटरिम एमडी एंड सीईओ बनाया गया है कैनरा बैंक का। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एयर मार्शल नागेश कपूर इन्हें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। और इंडियन एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग कमांड होता है, तो ट्रेनिंग कमांड के चीफ एयर मार्शल एस श्रीनिवास को बनाया गया है। ठीक है, नाउ बात करते हैं यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के बारे में। तो बरहाम सलील इसके नए हेड बन चुके हैं। 21वें नंबर का कंट्री बन चुका है बुल्गारिया जिसने यूरो जोन को ज्वाइन किया है। एंड्रे डे ग्रेस इन्हें टाटा मुंबई मैराथन का इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। फिर बाडा बाडा की रिपोर्ट आई है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसमें भारत टॉप पर है, मतलब भारत के सबसे ज्यादा एथलीट जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं डोपिंग टेस्ट में। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गज मेटल क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है हाई इंडिविजुअल या हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। तो गज मेटल कार्ड किसका है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है। तो ये सारी बातें हम लोग ने प्रीवियस सेशन में देखी थी। चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं। ये कौन है भाई? इनका नाम है निकोलस मदुरो। निकोलस मदुरो जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे, इन्हें रिसेंटली यूएस के द्वारा एक मिलिट्री ऑपरेशन रन किया गया और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। सो यूएस आर्मी हैज अरेस्टेड वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस एंड हिज वाइफ। कहां पर अरेस्ट किया गया? काराकस में। काराकस जो है वो वेनेजुएला की कैपिटल है। अंडर द डॉनड्रो डॉक्ट्रिन। अब ये डॉक्ट्रिन क्या है, क्या कहानी है, वो हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंस्ट्रक्शन दिए थे और वेनेजुएला की कैपिटल कराकस से निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, अब इन पे ऊपर चार्जेस क्या थे? इनके ऊपर चार्जेस थे कि ये इलीगल जो ड्रग्स होते हैं, इलीगल ड्रग्स का सोर्सेस, मतलब इलीगल ड्रग का जो कार्टल है उसको रन कर रहे थे। और अमेरिका के मार्केट में जो इलीगल ड्रग्स की एंट्री हो रही थी उनके पीछे इनका हाथ था, ऐसा अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वेनेजुएला के पास 5 टाइम्स ज्यादा ऑयल रिजर्व है कंपेयर टू अमेरिका, और अमेरिका की नजर वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज पे भी है, इसलिए भी ये कदम उठाया गया। ठीक है, ऐसी बातें की जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप
also alleged that Venezuela is a major source of illegal drug entering the USA and claimed that US action has significantly reduced maritime drug trafficking. ये बताया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। नाउ बात करते हैं ये डॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है। एक्चुअली इसका नाम था मॉन्ड्रे, ठीक है, और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने डॉनरो कर दिया, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिस्क्राइब किया है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, जिसको मॉनरे डॉक्ट्रिन कहा जाता है, और लगभग 200 सालों का इतिहास इस डॉक्ट्रिन का रहा है, और अमेरिका की पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी का एक इंटीग्रल पार्ट आपको ये डॉक्ट्रिन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ट्रंप ने इसको डॉन रोड डॉक्ट्रिन कोट किया है, अपने नाम को ऐड करने की आदत है, आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप को, इसलिए तो इनको पीस प्राइज भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम इस डॉक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं। ये मॉन्ड्रे डॉक्ट्रिन जो है, इसकी शुरुआत 1823 में हुई थी। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे या जो क्रिएटर हैं वो जेम्स मॉन्ड्रे हैं, ठीक है। तब से ये यूएस फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो मॉन्ट्रे डॉक्ट्रिन है, इसका इस्तेमाल क्यूबा, निकारागुआ, हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक में ऑलरेडी भी किया गया है, ठीक। आइए इस डॉक्ट्रिन को थोड़ा और समझेंगे। यूएस एक्शन अगेंस्ट वेनेजुला एंड अ कैप्चर ऑफ इट्स प्रेसिडेंट has been justified by the Donald Trump by invoking the Monroe Doctrine। तो यहाँ पे इंटरनेशनल दबाव तो एक आता ही है कि आपने कैसे किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया, घर में घुस के पकड़ लिया, तो उन्होंने इसे जस्टिफाई किया है यूजिंग दिस डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पे मॉन्ट्रे डॉक्ट्रिन जो है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट रही है। इसमें क्या कहा गया है कि वेस्टर्न हेमीस्फीयर में, ठीक है, अमेरिका को जो इन्फ्लुएंस, मतलब अमेरिका, कोई भी यूरोपियन कंट्री जो कि अमेरिका की इंट्रीगल पॉलिटिक्स में या अमेरिका की इंट्रीगिटी को खतरा पहुंचाती है, अमेरिका की पॉलिसी में हस्तक्षेप करती है, तो इसलिए इस स्पेशली यूरोपियन इंटरफेरेंस को रोकने के लिए मॉन्ट्रे डॉक्ट्रिन आया था। तो मॉन्ट्रे डॉक्ट्रिन का प्रिंसिपल क्या था? यूरोपियन इंटरफेरेंस को रोकना, ठीक है। बाद में इसका एक्सपांशन किया गया है, जैसा कि मेंशन किया है 2 दिसंबर 1823 से जेम्स मॉन्ट्रे ने, जो कि 5th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को लाया था, ठीक है। इसमें लिखा था नो न्यू यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, मतलब अमेरिका में कोई भी यूरोपियन बस्ती नहीं होगी, कोई भी नया कॉलोनाइजेशन अमेरिका में नहीं होगा यूरोपियन कंट्री का, कोई भी इंटरवेंशन यूरोपियन कंपनी का अमेरिका में नहीं होगा। तो एक तरीके से यूरोपियन के इंटरफेरेंस को अमेरिका में रोकने के लिए इस डॉक्ट्रिन को लाया गया था। लेकिन फर्दर इसको एक्सपांड किया गया 1904 में। 1904 में जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो पॉलिसी है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पे भी लागू होती है ना। तो उसी डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल यहाँ पर किया है कि ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है वेनेजुला, और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका का ड्रग माफिया बना हुआ है, इलीगल तरीके से मैरीटाइम के जरिए, पैसिफिक ओशियन के जरिए जो आपका इलीगल ड्रग है वो अमेरिका में आ रहा है। तो इसलिए हमने इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करके, इसलिए अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करके हमने प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि ये अमेरिका की इंटीग्रिटी के लिए अच्छा नहीं है, अमेरिका में अव्यवस्था फैला रहा है, अमेरिका के युवाओं को ये खराब कर रहा है। तो ये यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने मेंशन किया। नेक्स्ट है इंडिया ओवरटेक चाइना टू बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। अब भारत को एक टाइटल मिल चुका है किंग ऑफ राइस, ठीक है। किंग ऑफ राइस भारत को टाइटल दिया गया है। रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान, जो कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं, इन्होंने बताया कि भारत में 2025 में राइस मतलब धान मतलब चावल का प्रोडक्शन 152 मिलियन टन है, और भारत ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है, और इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर बन चुका है। इसलिए इंडिया को टाइटल दिया है किंग ऑफ राइस का। पूरे वर्ल्ड का 28% राइस का प्रोडक्शन भारत में होता है। यहाँ पे वही लिखा है कि 152 मिलियन टन भारत में राइस का प्रोडक्शन है। इंडिया विश्व में नंबर 1 आता है राइस के प्रोडक्शन में। ग्लोबल शेयर भारत का 28% आपको देखने को मिल जाएगा। ना बात करते हैं सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट वाइज भारत में कौन सा है। तो यहाँ पर ये जो डेटा है वो इकोनॉमी सर्वे का डेटा है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल, ये 3 राज्य हैं जो सबसे बड़े राइस प्रोड्यूसर आपको देखने को मिल जाएंगे एज पर द इकोनॉमी सर्वे 23-24, ठीक है। नेक्स्ट चलिए,
फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी तो बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है। आई थिंक अभी तक जो भी मैटर हमने किया है, जो भी मैटर हमने समझा है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात आती है यार, नोट्स कैसे बनाने, कैसे पढ़े डेली के इतने करेंट अफेयर्स। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ से रिवाइज करो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको नोट डाउन भी कर सकते हो आप अपनी कॉपी में डेट वाइज, ठीक है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, इसके लिए टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना है तो आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पर फ्री नोट्स वाले सेगमेंट में जाइए, तो आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। जब आप एप्लीकेशन पे पहुंच ही गए हैं तो एप्लीकेशन में एवरी मंथ आपको 3 मैगजीन्स मिलती हैं। दिसंबर मंथ की टॉप 300 एमसीक्यू प्लस वन लाइनर, दिसंबर मंथ की बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन ऑलरेडी आउट हो चुकी है, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए बूस्टर मैगजीन भी है, जिसमें लास्ट 6 मंथ मतलब आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक के 1500 प्लस करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को शामिल किया गया है। साथ ही साथ एक स्पीडी भी है, जैसे कि अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में वन लाइनर देखे, और वन लाइनर से कैसे आप अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज कर पा रहे हो, कैसे आप क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हो, इसका बेस्ट एग्जांपल है वीकली करंट अफेयर्स। अगर आप वीकली करंट अफेयर्स देखते हो तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वन लाइनर से आप 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। तो ये जो स्पीडी है ये गेम चेंजर है, इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी वन लाइनर्स को इंक्लूड किया है। प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है, 1 साल की वैधता है। आप इसे पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन के मैगजीन सेगमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ना बात करते हैं स्वराष्ट्र रॉकेट सिस्टम। देखिए ये एक रॉकेट लॉन्चर आपको दिख रहा है, एक बार में ये मल्टीपल रॉकेट को लॉन्च कर सकता है और इसकी रेंज भी अप टू 300 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने 293 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है। इंडियन आर्मी हैज साइन 293 करोड़ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद NIBE लिमिटेड इन द कोलैबोरेशन विद अल्बिट सिस्टम, जो कि एक इजरायली कंपनी है, उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। मतलब ये जो अल्बिट सिस्टम है, जो इजरायली कंपनी है, वो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी और दोनों देश मिलके इस रॉकेट सिस्टम को डेवलप करने का काम करेंगे, जिसका नाम है स्वराष्ट्र रॉकेट सिस्टम। ये एक यूनिवर्सल लॉन्चर है, मल्टीपल रॉकेट को हाई एक्यूरेसी के साथ ये लॉन्च कर सकता है और इसकी स्ट्राइक रेंज भी अप टू 300 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। इसके जरिए आप सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च कर सकते हैं, 150 से 300 किलोमीटर की रेंज है। तो NIBE लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, एल्बिट सिस्टम जो है वो इजरायली कंपनी है। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप यहाँ पे हुई है और दोनों देशों के सहयोग से, इजराइल और भारत के सहयोग से इस मिसाइल सिस्टम को, इस लॉन्चर को तैयार किया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई इजरायली कंपनी भारत को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। आप देखेंगे कई सारे मेजर वेपन परचेज किए हैं इंडिया ने फ्रॉम इजराइल, जैसे कि बराक 1 और बराक 8 जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। स्पाइडर सरफेस टू एयर पाइथन आपको देखने को मिल जाएगा। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। स्पाइक के बाद स्पाइस 2000 गाइडेड बॉम्ब है, पाइथन 5 आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो है चीजें, ये सभी जो सिस्टम्स हैं वो इजराइल की मदद से ही भारत को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मूसी नदी। सभी को पता है और ये बहुत ही प्यारा स्टैटिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे है। तो हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे है। जैसे कि साबरमती रिवर फ्रंट आपको देखने को मिलता है, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट को बनाया जा रहा है, वैसे ही मूसी रिवर फ्रंट को तैयार किया जाएगा। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक 4000 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन कर रही है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक सैंक्शन 4,100 crore rupees loan to Telangana for the Musi River Front Development Project। तो ये मूसी रिवर डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। 4100 करोड़ रुपए का ये लोन है, ठीक है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को सबमिट कर दी है। मूसी नदी को 5 जोन में डिवाइड करके उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। पहला जो जोन है वो लगभग 21 किलोमीटर का है, जिसमें ओस्मान सागर टू बापू घाट शामिल किया गया है। मूसी नदी जो है वो आप देखेंगे ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की सहायक नदी आपको मूसी नदी देखने को मिलेगी, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना से ये
फ्लो होती हुई दिखाई देगी। अनंतगिरी पहाड़ियों से मूसी नदी ओरिजिनेट होती है और मूसी नदी जो है वो दो रिजर्वायर बनाती है, एक है हिमायत सागर और एक है ओस्मान सागर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हैदराबाद शहर को जो पानी की सप्लाई होती है वो इन्हीं रिजर्वायर से होती है, हिमायत सागर एंड ओस्मान सागर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया रिकॉर्ड्स शार्प राइज इन टाइगर डेथ। देखो भारत जो है उसमें सबसे ज्यादा टाइगर है, ये बात आपको पता है, सबसे ज्यादा टाइगर पूरे विश्व में कहीं पर है तो भारत में है। तो जहां पर टाइगर की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पर डेथ भी ज्यादा होंगी। तो इसमें मेंशन किया गया है कि 2025 में 166 166 टाइगर की डेथ हुई है। इंडिया रिकॉर्डेड 166 टाइगर डेथ इन 2025 विच इज मोर 40 मोर देन द 2024, 40 ज्यादा है 2024 से। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इस डेटा को पब्लिश किया है। अब ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। 2006 में इसका फॉर्मेशन किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इसमें बोला है कि लगातार सबसे ज्यादा टाइगर भारत में है, इसलिए सबसे ज्यादा डेथ जो है टाइगर्स की वो भारत में हुई है 166। जैसे कि एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है, सबसे ज्यादा जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो एमपी में है, इसलिए सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है टाइगर की वो भी मध्य प्रदेश में है। एमपी रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ 55, फॉलोड बाय द महाराष्ट्र, केरला एंड आसाम। 2024 में 126 टाइगर की डेथ हुई थी और 2025 में 166 टाइगर की डेथ हुई है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा, तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, इस पर बेस्ड आपको एमसीक्यू भी वीडियो के एंड पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की गई है, एक एक करके इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस महेश श्रद्ध चंद्र सोनक के बारे में। ठीक है, जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक को, जो कि जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, इनको झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। कहाँ का बनाया है, झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया है अंडर द आर्टिकल नंबर 217। आर्टिकल 217 में लिखा है कि जो आपके सीजे आए हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक है जो कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको देखने को मिलेंगे, ये किसको सक्सीड करने वाले हैं, ये सक्सीड कर रहे हैं तारलोक सिंह चौहान को। अब इसके अलावा 3 और अपॉइंटमेंट हुई है। केरला हाई कोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है सोमन सेन। पटना हाई कोर्ट के हैं संगम कुमार साहू, और मेघालय हाई कोर्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रेवती प्रशांत मोहित डेरे। ठीक है, यहाँ पर भी आर्टिकल 217 और आर्टिकल 222 का इस्तेमाल किया जाता है हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति करने के लिए। तो ये 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आप देख लीजिए, आप अपने अपने राज्यों के तो स्पेशली पढ़ के जाइएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन है जिनका नाम है सोजर्ट मारिजेनी। इन्हें रिसेंटली इंडियन वीमेंस हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है। तो ये जो जोराड मारिजने हैं, इन्हें हेड कोच बनाया है इंडिया की वीमेंस हॉकी टीम का। ये एक डच कोच है। इसके पहले भारतीय टीम को ये ऑलरेडी 2020 के ओलंपिक्स में 4th पोजीशन पे ला चुके हैं। आने वाले समय में इनका मेजर चैलेंज है कि FIH हॉकी वीमेंस वर्ल्ड कप जो है हैदराबाद में होगा, उसमें भारत की टीम को तैयार करना है। ठीक है, और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं, हरिंदर सिंह को सक्सीड कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर एक और रिपोर्ट आई है, बेसिकली आप देख सकते हैं सोर्स इसका BOB है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि सबसे ज्यादा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है या अलग अलग देशों से अलग अलग कंपनीज या बिजनेस होल्डर्स के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, आंध्र प्रदेश में। सो आंध्र प्रदेश लीड्स इंडियाज इन्वेस्टमेंट रेस इन FY26। आंध्र प्रदेश जो है वो इंडिया का टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। ठीक है, भारत में जितना भी इन्वेस्टमेंट आया है उसका 25% इन्वेस्टमेंट आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, उसके बाद उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बोला है, नेशन वाइड इन्वेस्टमेंट, मतलब पूरे भारत में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो 26 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में आया है, जो कि पूरे वर्ल्ड के शेयर का 11.5% आपको मतलब 11% से ये ग्रोथ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब किस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो पावर सेक्टर में। पावर के बाद रिन्यूएबल एनर्जी, मेटल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। पावर सेक्टर का जो टोटल शेयर है वो 22% आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू द बीओबी रिपोर्ट कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आया है, तो पावर सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आया है, विच इज 22.6%। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए अब एक कंट्री के बारे में बात करते हैं, जो कि सेंट्रल एशिया की कंट्री है, जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान, जो कि कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा संख्या में गैस रिजर्व, ऑयल रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। एक गैस प्रोड्यूसिंग, नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री आपको मिल जाएगी। और इस कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को लीगलाइज कर दिया है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान हैज पास्ड अ न्यू लॉ लीगलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड एक्सचेंज फ्रॉम द जनवरी 2026। और इसका जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होगी, ट्रेडिंग होगी, इसकी लीगल अथॉरिटी कौन सी होगी, तो सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्कमेनिस्तान होगा। बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में बना है कि कौन कौन सी कंट्री है जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैस्पियन सी के बारे में। कैस्पियन सी जो है वो अर्थ की सबसे बड़ी इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है। ठीक है, अब बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है, तो यहाँ पे 5 कंट्री हैं जो कि कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। उसके लिए एक ट्रिक भी है, विच इज तारीख। तारीख पे तारीख, तारीख का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। तो ये पांचों देशों के नाम आपको याद रखने हैं। ये 7 स्टार क्वेश्चन रहता है, हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, कि कौन सी कंट्री है जो रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है, कौन सी कंट्री है कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशन के बीच में रन हो रही है, तो इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर कामाख्या देवी टेम्पल, मतलब कहाँ पर है ये, गुवाहाटी आसाम। तो गुवाहाटी से हावड़ा के बीच में चलेगी, मतलब आसाम से वेस्ट बंगाल के बीच में चलेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया की जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, जो गुवाहाटी आसाम से हावड़ा वेस्ट बंगाल तक चल रही है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया को कनेक्ट कर रही है, इसको डिजाइन किसने किया है, इसको डिजाइन किया है इंट्रिकल कोच फैक्ट्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पर मेंशन है। स्लीपर ट्रेन जो है इसे डिजाइन किया गया है इंट्रिकल कोच फैक्ट्री, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो BEML लिमिटेड बेंगलुरु में हुई है। ठीक है, अभी इनका टारगेट है, इन दोनों कंपनीज ने कोलैबोरेशन किया, इनका टारगेट है कि मार्च 2026 तक 10 रैक्स बनाने हैं। ठीक है, और 50 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करनी है। नेक्स्ट है, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बन चुके हैं, आंसर हो जाएगा तरुण गर्ग। अगर मैं हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूं, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में मिल जाएगा, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, और ये साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी एक सब्सिडरी भारत में आपको देखने को मिलती है। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे बनाया गया है, अभी हमने देखा है एयर मार्शल, क्या नाम हो जाएगा, नागेश कपूर। ऑप्शन नंबर डी। इन विच city did Prime Minister Narendra Modi inaugurates the 72 National Volleyball Tournament? तो 72 एडिशन नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहाँ पर होगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, वाराणसी में। कहाँ पर होगा, 4 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में वाराणसी में। नेक्स्ट, who has been who has recently been appointed as the फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन बनाई गई है, आंसर हो जाएगा नंदिनी चक्रवर्ती। नंदिनी चक्रवर्ती पहली महिला चीफ सेक्रेटरी आपको वेस्ट बंगाल की देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट, जैसे कि भारत का बजट होता है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी अपना एक रेगुलर बजट होता है। तो 2026 के लिए इनका बजट कितना है, तो 2026 के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का बजट आपको मिलेगा $3.45 बिलियन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ से आपको पीवाईक्यू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, तो ये स्टैटिक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग? सो करेक्ट आंसर इज तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डन इतनी चीजें। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी, इनका रिटायरमेंट हो रहा है, क्या नाम था? तो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थी रश्मि शुक्ला, और इनका रिसेंटली रिटायरमेंट हुआ है 3 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइगर डिड इंडिया लूज इन 2025 अकॉर्डिंग टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? तो करेक्ट आंसर इज 166। टॉप पर है एमपी विथ 55 टाइगर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर देखने को मिला? रिसेंटली यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, कई सारे लोग यहाँ पे इंजर्ड हो गए, तो आप बताइए कि कहाँ पर है, किस नदी पर है? मंदाकिनी, अलकनंदा, कोसी या फिर टोन्स? सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन, सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई करंट अफेयर से डाउट रह जाता है, कोई टर्म समझ में नहीं आई, तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो शेयर ज़रूर करना है, एंड जाते जाते लाइक बटन पे क्लिक कर देना है। टेक केयर एंड बाय बाय।